नमस्कार दोस्तों, मैं भूपत सिंह राठौर स्वागत करता हूं सभी को एग्जाम प्लेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास चल रहा है, जिसमें प्रमुख देसी रियासतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए उसमें है भोपाल रियासत। मध्य प्रदेश की भोपाल रियासत के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। भोपाल रियासत की बात करें तो मध्य प्रदेश की इकलौती रियासत जो मुस्लिम रियासत के रूप में रही है आधुनिक काल में। दूसरी बात, ऐसी रियासत जहां पर अफगानी सिपाहियों के, अफगानी शासकों से लेकर पटौदियों ने तक यहाँ पर शासन किया। इसके अलावा प्रमुख विशेषता ये भी है कि मध्य के पूरे समय में यहाँ पर महिलाओं के द्वारा जो है शासन किया गया है। आज हम उसी भोपाल रियासत की चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो बात करें तो भैया सबसे प्रमुख रियासत थी मध्य प्रदेश की। कारण ये था इसका प्रमुख होने का क्योंकि मुस्लिम शासक थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिलेगी तो स्वतंत्रता के समय जब देशी रियासतों का सम्मिलन भारत में किया जाएगा, उस समय भी इस देखा जाए रियासत को लेकर काफी समस्याएं देखने को मिली थी, क्योंकि ये रियासत कहां पर जाने के प्लान में थे। यहाँ के जो शासक थे वो पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्लान में थे, लेकिन ये संभव नहीं हो सका, ठीक है। तो उसी रियासत की बात करेंगे। यहाँ के शासक की बात करें तो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। सभी शासक यहाँ के जितने भी शासक रहे शुरू से लेकर अंत तक सभी मुस्लिम धर्म के अनुयायी रहे हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। भोपाल शहर इसका मुख्य रूप से मुख्यालय रहा है। भोपाल के आसपास ही देखा जाए तो यहाँ के शासकों ने जो है शासन अपना चलाया है। अब भोपाल शहर की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य की वर्तमान में राजधानी भी है, ठीक है ना, जो इस देखा जाए रियासत का क्या थी, केंद्र के रूप में थी, ठीक है। कहां पर है तो जो मालवा का जो पठारी क्षेत्र है उसके जो उपजाऊ मैदान में देखा जाए तो विंध्य रेंज के उत्तर में अवस्थित है भोपाल शहर। विंध्याचल पहाड़ियां जो हैं उसके उत्तरी छोर पर अवस्थित ये शहर है, ठीक है। भोपाल शहर की बात करें तो भोपाल शहर की स्थापना की बात करें तो इस शहर की स्थापना राजा भोज के द्वारा की गई थी, जिसका नाम भोजपाल या भूपाल रखा गया था। इसलिए वर्तमान में भोपाल का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, भोजपाल शहर कर दिया गया है। यह भी आपको पता होगा, ठीक है। भोपाल रियासत की पृष्ठभूमि की बात करें तो शुरुआती तौर पर देखा जाए तो मध्यकाल के लगभग में जब मुगल काल जो है अपने वर्चस्व में था, उस समय पर भोपाल मुगलों के अधीन हुआ करता था। किसके अधीन हुआ करता था, मुगलों के अधीन। अकबर के जो 15 सूबे हुआ करते थे, अकबर के शासनकाल के समय जो 15 सूबे थे उसमें एक सूबा आपका जो है भोपाल भी था, जिसके अंतर्गत सॉरी, एक सूबा जो था मालवा था और उसी मालवा का क्षेत्र था भोपाल, क्लियर है। तो उसी मालवा सूबे के अंतर्गत देखा जाए तो भोपाल भी सम्मिलित था। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई उसके बाद उसका एक सैन्य अधिकारी था, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग देखोगे तो थोड़ा सा मुगल कालीन सत्ता कमजोर पड़ने लगी थी। तो उसका जो अधिकारी था उसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान। औरंगजेब का एक अधिकारी था दोस्त मोहम्मद खान, जो कि अफगानी था। देखा जाए मूल रूप से कौन था, अफगानी मूल का था। इसने क्या किया, भोपाल में रियासत की स्थापना कर दी थी 1723 ईस्वी में। यह है 1723 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद खान जो अफगानी व्यक्ति था उसके द्वारा इस रियासत की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। दोस्त मोहम्मद खान की बात करें तो अफगानी मूल के एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जो कि मुगलों के अधीन कार्य करता था। शासनकाल की बात करें तो 1723 को इसने अपने आप को जो है मुगल सत्ता से स्वतंत्र कर लिया था और अपने आप को देखा जाए तो अपने नाम पर स्थापित किया था एक नया की नई जागीर को। 1723 से लेकर 1726 तक इसने भोपाल में देखा जाए तो अपना शासन भी किया है, ठीक है। तो भोपाल रियासत की स्थापना मुगल सेना के एक अफगानी दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई, जो कि कब 1723-24 में की गई थी। कैसे की गई तो मैं बता दूं कि रानी कमलापति वगैरह का जब युद्ध चल रहा था तो इन्होंने रानी कमलापति को अपना मुंह बोली बहन बनाया, और याद रखना कि उनके साथ में ही इन्होंने युद्ध किया, जिससे कमलापति महारानी जो कमलापति जी थी उन्होंने भोपाल राज्य जो था, भोपाल का पूरा सूबा इनको क्या दिया था, उपहार स्वरूप दिया था, ठीक है। और कमलापति पैलेस कहां पर है तो मैं आपको बता दूं कि कमलापति पैलेस भोपाल में जब आप जाएंगे, बड़े तालाब और छोटे तालाब के बीच में एक पार्क बना है जिसको कमला पार्क कहा जाता है। उसी कमला पार्क में आपका कमलापति पैलेस भी स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है ना। वहीं पर छोटे तालाब पे एक ब्रिज बनाया गया है वर्तमान में, कमला ब्रिज जिसको कहते हैं, और वहीं पर महारानी कमलापति की एक बहुत विशिष्ट प्रतिमा भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या 1704 में ग्वालियर के निकट तेजवर्गी को हटाया था, ठीक है। इसने जो है भेलसा और भेलसा के जो मोहम्मद फारूक था उसको भी इसके द्वारा हराया गया था दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा। इसके अलावा हलालपुर, ग्यारसपुर, अम्बापानी, सांची, इशावर और सीहोर पर भी इनके द्वारा कब्जा किया गया था, याद रखेंगे आप। भोपाल को गढ़ी के रूप में इन्होंने तब्दील किया, याद रखना जब भोपाल रियासत की स्थापना की गई तब राजधानी भोपाल को नहीं बनाया था, बल्कि भोपाल को एक गढ़ी के रूप में इन्होंने तब्दील किया था। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल से 10 किलोमीटर दूर स्थित जो था जगदीशपुर उसको जीता,
और जीत कर उसको ही अपनी राजधानी बनाया था और उसका नाम बदल कर क्या कर दिया था, इस्लाम नगर नाम कर दिया था। नाम क्या कर दिया था, इस्लाम नगर उसका नाम कर दिया। वर्तमान में भी इस जगदीशपुर का नाम आपको इस्लाम नगर नाम से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। याद रखना यहाँ के बेर बहुत फेमस हैं, ठीक है ना। इस्लाम नगर के बेर भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत स्वादिष्ट बेर माने जाते हैं। तो जो इस्लाम नगर याद रखोगे, और यहाँ के तोते बहुत फेमस हैं, ठीक है ना, तोते। यहाँ के तोते और बेर बहुत फेमस है। इस्लाम नगर जिसका पुराना नाम था जगदीशपुर, तो याद रखोगे इन्होंने जगदीशपुर को जीता, ठीक है, और उसका नाम बदल कर रख दिया इस्लाम नगर, और उसी को अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था, और भोपाल को उस समय पर गढ़ी के रूप में स्थापित किया। भोपाल में जो बड़ी झील है उसके निकट फतेहगढ़ का किला भी इनके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। दोस्त मोहम्मद खान का मकबरा अगर देखा जाए तो 1742 में फतेहगढ़ भोपाल में बनवाया गया, और वहीं इनकी पत्नी फतेह बीवी को दफन किया गया था, याद रखना, ठीक है ना। ठीक है, तो याद रखोगे आप लोग, उनकी पत्नी का नाम फतेह बीबी था, उन्हीं के नाम पर वो किला तैयार किया गया था, फतेहगढ़ का किला। भोपाल के समीप जो इस्लाम नगर है उसमें ऐतिहासिक स्मारक बनाया था, चमन महल बनाया था, तो रानी महल के नाम से भी जाना जाता है, वो भी दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा बनवाया गया था। इसी चमन महल की बात करते हैं, इसी चमन महल के तोते बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ पर बहुत आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा भोपाल का जो गांधी चिकित्सालय महाविद्यालय परिसर है उसमें 2.5 सीढ़ी की मस्जिद बनवाई गई थी, याद रखोगे। तो वर्तमान में जो हॉस्पिटल है जिसको हम हमीदिया नाम से जानते हैं, ठीक है, हमीदिया जो हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल के कैंपस में अगर देखोगे तो जो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय बना हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर ही जो कॉलेज बना हुआ है, उसी के परिसर में एक मस्जिद बनाई गई थी, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। उसका निर्माण भी दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा करवाया गया था। और ये भी याद रखोगे, ये भोपाल की पहली मस्जिद है, कैसी, प्रथम मस्जिद है भोपाल शहर की, है ना। इसके बाद भोपाल शहर में कई मस्जिदों का निर्माण अलग अलग समय पर किया गया, लेकिन इस ये भोपाल की प्रथम मस्जिद जो है मानी जाती है, जो कि दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। तो बात करें तो 1728 में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु हुई। उसके पश्चात उसका छोटा पुत्र सुल्तान मोहम्मद खान अमीरों के सहयोग से गद्दी पर बैठा, लेकिन याद रखना कि वो कुछ समय के लिए ही बैठा था, क्योंकि वो निजाम की सेवा में गया हुआ था, ठीक है, सॉरी, निजाम की सेवा में दोस्त मोहम्मद खान का बड़ा लड़का जो था यार मोहम्मद खान, वो निजाम की सेवा में लगा हुआ था। उसी समय पर इनकी जब मृत्यु हुई दोस्त मोहम्मद खान की, तो उसका जो छोटा पुत्र था जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद खान, इस सुल्तान मोहम्मद खान को अमीरों ने क्या कर दिया था, गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन बाद में फिर क्या होगा कि निजाम अपने जो बड़ा इनका पुत्र था यार मोहम्मद खान, उसको जो है भोपाल वापस भेजेंगे, और याद रखना उसको मान्यता देकर भेजेंगे, तो वो आकर क्या करेगा, सुल्तान मोहम्मद खान को हटा देगा और खुद गद्दी पर आकर बैठ जाएगा, याद रखना। तो फिर अगला शासक कौन होगा, तो याद रखोगे कि अगला शासक आपका होगा यार मोहम्मद खान, ठीक है। चलिए बात करें फिर पेशवा बाजीराव एवं हैदराबाद के निजाम के मध्य जो 1737 ईस्वी भोपाल के हुआ था, उसमें पेशवा बाजीराव ने निजाम को हरा दिया था, ठीक है, जिसमें दौरा सराय की संधि हुई थी, जो कहाँ पर है, वर्तमान सीहोर की बात कर रहे हैं, वहाँ है दौरा सराय, वहाँ पर संधि हुई थी। इसी संधि के तहत जो है नर्मदा और चंबल का क्षेत्र मध्य प्रदेश के देखा जाए तो किसको मिल गया था, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है मराठों के अधीन पहुंच गया, मराठों को दे दिया गया था, ठीक है। फिर आते हैं नवाब फैज मोहम्मद खान। फैज मोहम्मद खान की बात करें तो यार मोहम्मद खान का सबसे बड़ा पुत्र और अगला उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है ना। लेकिन इसकी आयु कम थी, इसलिए इसकी बागडोर जो है माजी ममोला के पास गई। ये कौन थी माजी ममोला, तो यार मोहम्मद खान, दोस्त मोहम्मद खान की बहू बोल सकते हो, या यार मोहम्मद खान की जो पत्नी थी, उसने पूरी की पूरी सत्ता की बागडोर संभाली। शासनकाल क्या रहा, तो वही 1742 से लेकर 1777 तक, ठीक है। सूफी नवाब के नाम से उसको जाना जाता था, क्योंकि बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, कट्टर धार्मिक व्यक्ति था। प्रभाव की बात करें तो आरंभ में अल्प वयस्क व धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण क्या हुआ, यार मोहम्मद की जो विधवा थी मामूला बीबी का इस पर अधिक प्रभाव रहा। लेकिन इसी के समय मराठा आक्रमण के चलते सीहोर और सुजालपुर मराठों के आधिपत्य में चला गया। इसका पहला दीवान जो देखा जाए तो विजयराम, और बाद में इसने जो है घासीराम को अपना दीवान भी बनाया था, ठीक है ना, याद रखोगे। इसके बाद दीवान घासीराम ने गो हत्या पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। भोपाल में पहली बार ऐसा हुआ था कि गो हत्या पर जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। इसने चाचा जो है सुल्तान मोहम्मद खान को ईदगाह मैदान युद्ध में हरा दिया था। जब इसके चाचा ने आक्रमण किया, ठीक है, गद्दी को छीनने की कोशिश की, तो ईदगाह जो हिल्स है, वर्तमान में भी ईदगाह का मैदान है, उसी युद्ध में इन्होंने अपने चाचा को भी 42 के लगभग 1742 में जो है पराजित कर दिया था, ठीक है। ईदगाह मैदान का जो युद्ध हुआ था उसका उत्तराधिकार के लिए हुआ संघर्ष था, जिसमें सुल्तान मोहम्मद खान की पराजय के बाद मामूला बीबी के कहने पर फैज मोहम्मद खान ने उसे चाचा राहतगढ़ की जो है जागीर प्रदान की थी, यानी कि अपने चाचा को राहतगढ़ की जागीर भी
दे दी थी। ठीक है, फिर आते हैं नवाब हयात मोहम्मद खान, जो कि 1778 से लेकर 1808 तक जो है शासन जिन्होंने किया था। ये कौन? नवाब फैज मोहम्मद खान जो है निसंतान थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके भाई हयात मोहम्मद खान 30 जनवरी 1778 में जो है गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है, जहाँ मांझी मामूला जो थी माता, उनका पुत्र था ये। ठीक है, नवाब हयात मोहम्मद खान की बात करें, अपने भाई नवाब फैज मोहम्मद खान के ही समान धार्मिक प्रवृत्ति का था, यानी कि पहले बड़ा भाई बैठा सत्ता पर, फिर उसके जाने के बाद उसका छोटा भाई सत्ता पर बैठा, जो कि कट्टर देखा जाए तो धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। हयात मोहम्मद खान की बात करें तो उसने राज्यकाल में अनेक प्रशासनिक कार्य किए, जिनमें देखा जाए तो उसने दीवान छोटे खां को गोद लिया। ठीक है, जो कि एक ब्राह्मण पुत्र था, उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा था? छोटे खां। ठीक है ना। इसके बाद मांझी मामूला के कहने पर दीवान छोटे खां को अपना प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया था, यानी कि एक ब्राह्मण परिवार के जो है पुत्र को मुस्लिम में परिवर्तित करने के बाद अपना जो है प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, फिर आते हैं गौस मोहम्मद खान, जो कि 1818 से लेकर 1827 ईस्वी तक जो है जिन्होंने शासन किया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, गौस मोहम्मद खान की बात करूं, जब गद्दी पर बैठा तब वास्तविक सत्ता देखा जाए तो वजीर जो है मोहम्मद खान के हाथों में थी, याद रखेंगे। सन देखा जाए तो 1812 में जो सिंधिया एवं नागपुर के जो भोंसलों ने भोपाल पर जब संयुक्त रूप से आक्रमण किया था, ठीक है, जिसमें कि वो असफल रहे थे, वो उसी के शासनकाल में हुआ। फिर अगले शासक आते हैं वजीर मोहम्मद खान, जो कि 1807 से लेकर 1816 तक जो है गद्दी पर बैठे। वजीर मोहम्मद खान ने गौस मोहम्मद खान को समझाया कि वह रायसेन चला जाए और राज्य को पूरी तरह उसके हाथों में सौंप दे, याद रखेंगे। ठीक है ना, जब लगातार आक्रमण हो रहे थे तो उन्होंने बोला आप रायसेन जाएं और सत्ता जो है हमारे हाथों में दे जाएं, उसके बाद आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये वजीर थे उनके। ठीक है, अब भोपाल जो रियासत है उसकी पूरी की पूरी बागडोर किसके पास आ गई थी? वजीर मोहम्मद खान के पास आ गई थी। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। अब यहाँ से वजीर का शासनकाल चालू होगा। तो वजीर मोहम्मद खान के शासनकाल में भोपाल पर मराठाओं का आक्रमण लंबे समय तक चलता रहा, बार बार आक्रमण हुए। सिंधिया, भोंसले और पिंडारियों के भय के कारण इन्होंने क्या किया? वजीर मोहम्मद खान ने 1805 में निरंतर संरक्षण की अपील करते रहे, यानी कि अंग्रेजों के संरक्षण की बात करते रहे, कि अंग्रेजों से लगातार इन्होंने मदद मांगी कि बार बार आक्रमण हो रहे हैं। फिर इसके बाद इनके आते हैं नजर मोहम्मद खान, जो 1816 से 1819 तक शासक रहे, जो वजीर मोहम्मद खान के देखा जाए तो उनकी मृत्यु के बाद आए थे, और जो ये उनके दूसरे पुत्र थे। ठीक है ना, तो याद रखना 1816 से लेके 1819 तक इन्होंने शासन किया। अब नजर मोहम्मद खान की बात करें तो इसकी गद्दी पे बैठने पर जो गौस मोहम्मद खान है उसने कोई आपत्ति भी नहीं जताई। ठीक है ना, वो अपने रायसेन में बैठे रहे अभी। ठीक है, और इन्होंने रिश्ते मजबूत करने के लिए इन्होंने क्या किया? किसने किया था? तो नजर मोहम्मद खान ने, सॉरी, गौस मोहम्मद खान ने क्या किया? अपनी जो पुत्री थी गौहर बेगम, ठीक है ना, उस गौहर बेगम का विवाह देखा जाए तो नजर मोहम्मद के साथ में कर दिया, यानी कि जो एक्चुअल बादशाह जो था यहाँ का, उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने वजीर के पुत्र के साथ में कर दिया। अब इस प्रकार से जो वजीर थे वो देखा जाए तो पूर्ण रूप से नवाब बन चुके थे। ठीक है, तो भोपाल पर नियंत्रित चल रहा था भाई, मराठा और पिंडारियों का आक्रमण चल ही रहा था। तो इन्होंने फिर क्या, अंग्रेजों से देखा जाए तो एक संधि की, जिसमें 26 फरवरी 1818 में रायसेन की संधि जो की थी, जो एक सुरक्षा संधि थी, जो जिसमें ये बात की गई थी कि भाई अंग्रेज भोपाल के पास एक छावनी बनाएंगे। ठीक है ना, अंग्रेजों की सपोर्ट से ही भोपाल रियासत आगे चलेगी, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो अंग्रेज भोपाल रियासत जो है उनकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। ठीक है ना, तो याद रखना। और इससे देखा जाए संधि के अनुसार भोपाल रियासत की गद्दी पर नवाब नजर मोहम्मद खान के वासियों का ही अधिकार होगा, ये भी बात रख दी गई थी। अब आती है कुदसिया बेगम, या जो जो गौर बेगम जो हैं, गौहर बेगम जो हैं, जिनकी शादी अभी नजर से हुई थी। ठीक है, उनके शासनकाल की बारी आती है 1819 से 1837 तक, जिन्होंने शासन की। जैसा कि मैंने बोला कि महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से यहाँ पर शासन किए गए, और जितने भी बड़े बड़े कार्य हैं वो सभी बड़े कार्य यहाँ पर देखा जाए तो महिला शासकों के द्वारा ही किए गए थे। तो ये क्या थी? जो एक्चुअल में सुल्तान जो थे, या एक्चुअल में जो नवाब थे, उनकी पुत्री थी। ठीक है ना, तो आगे चल के ये गद्दी संभालेंगी। कौन थी? जो नवाब थे गौस मोहम्मद खान, उनकी पुत्री, और नजर मोहम्मद खान की पत्नी थी, जिनका मूल नाम क्या था? गौहर खान था। ठीक है ना, इन्होंने सबसे पहले काम किया, पर्दा प्रथा त्याग कर शासन का संचालन किया था, याद रखेंगे। जैसा रजिया सुल्तान पहली भारत की ऐसी शासिका हैं जिन्होंने क्या किया था? सारे जो भी धर्म के आंकड़े थे जिसमें पर्दा प्रथा वगैरह थी, सब कुछ हटाकर उन्होंने शासन किया। 4 साल तक दिल्ली पर शासन किया था। उसी प्रकार ये भोपाल की पहली महिला शासिका बनी, मुस्लिम महिला शासिका, जिन्होंने पर्दा प्रथा का जो है त्याग कर दिया और शासन की सत्ता को संभाला। ये भोपाल की प्रथम महिला शासिका रही थी, याद रखोगे। ठीक है ना, नाम क्या था? कुदसिया बेगम, एक्चुअल नाम था गौहर बेगम। ठीक है, इन्होंने भोपाल की जामा मस्जिद
व गौहर महल जो भोपाल में भी स्थित है उसकी 1820 में इमारतों का निर्माण करवाया था। ठीक है, भोपाल की कौन सी जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था बाद में। ठीक है, पहली मस्जिद 2.5 सीढ़ी की मस्जिद थी और 1820 में जो है देखा जाए तो गौहर महल का निर्माण करवाया था। तो याद रखो कि गौहर महल की बात करें तो भोपाल रियासत की प्रथम महल था जो बड़े तालाब के किनारे पर तैयार किया गया था। पहला महल था जो इनके द्वारा बनवाया गया था, गौहर महल। वर्तमान में याद रखोगे कि वर्तमान में नगर निगम का ऑफिस उसी गौहर महल में भी है। ठीक है, फिर भोपाल में जामा मस्जिद की नींव डाली थी 1832 में, तो 1857 में बनकर तैयार हो गई थी। भोपाल में जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। ठीक है ना, इस मस्जिद को शुक्रवार मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, याद रखोगे। वर्तमान में भी है जामा मस्जिद। भोपाल में जल प्रबंधन की बेहतरी थी, उन्होंने क्या किया, जर्मन इंजीनियर था डेविस कुरू, उस डेविस कुरू को जो है नियुक्त किया था। इन्होंने भोपाल में जल स्रोत का निर्माण भी करवाया और भोपाल शहर में पानी की पाइपलाइन भी इनके द्वारा बिछवाई गई। ठीक है ना, और साथ में भोपाल पाइप स्टेशन का भी निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था, याद रखेंगे। भोपाल के जो हज यात्री हैं उनके लिए मदीना में यात्रा गृह बनवाए थे, जब ये जाएं तो वहां पर भैया आराम कर सकें। और इनका अंतिम समय में इन्होंने अपनी पुत्री सिकंदरा, देखा जाए जहां को, यानी कि सिकंदरा जहां का विवाह जहांगीर मोहम्मद खान से किया, लेकिन बाद में कुदसिया बेगम ने जहांगीर मोहम्मद खान के साथ विवाद के चलते 1837 में राजनीतिक संन्यास भी ले लिया था। अपने दामाद के चलते क्या किया था, राजनीतिक संन्यास ले लिया था। इसके बाद आएंगे जहांगीर मोहम्मद खान जो है शासक बनेगा। नजर मोहम्मद खान का भतीजा और दामाद था ये। ठीक है, नजर मोहम्मद खान का भतीजा भी था और साथ में दामाद भी था। शासनकाल की बात करें तो 1827 से लेकर 1844 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने ही देखा जाए तो 1835 में सीहोर में हाई स्कूल की स्थापना की, जो भोपाल का सबसे पुराना विद्यालय के रूप में जो है निर्मित करवाया गया था। बुंदेला विद्रोह हुआ, उसके समय ब्रिटिशर्स के समर्थक रहे और इनकी चवाली, ठीक है ना, 1800 देखा जाए तो 42 में जो बुंदेला विद्रोह जब हुआ था तो इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया और 1844 में फिर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु भी हो गई थी। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर मोहम्मद अपनी मृत्यु काल में अपनी रखेल के पुत्र दस्तगीर को नवाब बनाने की बात कही, लेकिन ब्रिटिशर्स ने शाहजहां बेगम को गद्दी का वारिस चुना, जब शाहजहां बेगम गद्दी संभालेंगी। ठीक है, तो 1944 से 47 तक शाहजहां बेगम नवाब बनी रही। ठीक है, लेकिन अल्पायु के कारण उनके पद को हटाकर सिकंदर बेगम को ही नवाब बना दिया। 2 बार आ सके भी सिकंदर बेगम जो है नवाब रहेंगी। अगली बेगम आती है सिकंदर जहां बेगम, जो 1844 से लेकर 1868 तक जो है देखा जाए तो शासिका रहेंगी। इनका मूल नाम था मोती बीबी, इनका जो है मूल नाम रखा गया था। परिचय की बात करें तो कुदसिया बेगम की पुत्री थी और भोपाल रियासत की शासिका बनी। शासनकाल 1800 लगभग देखा जाए तो 47 से लेकर 68 तक इन्होंने संपूर्ण रूप से शासन किया। विशेषता की बात करें तो अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे उन्होंने इनको भोपाल रियासत का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। ठीक है, तो याद रखोगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भोपाल रियासत की वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, सिकंदर जहां बेगम को या फिर मोती बीबी को माना जाता है। 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटिशर्स को इन्होंने पूर्ण सहायता दी, फलतः जबलपुर में आयोजित भव्य दरबार में इन्हें जो कैनिंग था उसने बैरसिया परगना इनको जो है सौंप दिया था। तो याद रखेंगे कि बैरसिया शुरुआत से ही भोपाल रियासत में नहीं था, लेकिन बाद में 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, बैरसिया वाला क्षेत्र भी भोपाल रियासत में सम्मिलित कर दिया गया था। ठीक है, तो 1864 में हज यात्रा भी की इनके द्वारा। ठीक है, फिर आते हैं नवाब सिकंदर जहां के स्थापक की बात करें तो इनके द्वारा भैया मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया, इनके द्वारा मोती महल का निर्माण करवाया गया और शौकत महल का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा जो है करवाया गया था। विशेष उपलब्धियों की बात करें तो प्रशासनिक नियमों को लिपिबद्ध करवाया गया इनके द्वारा, यानी कि जो नियम ओरल तरीके से किए जाते थे, मौखिक रूप से देखे जाते थे, उनको इनके द्वारा क्या किया गया, लिखवाया गया, लिपिबद्ध करवाया गया। और भोपाल में निजी कोष और टकसाल की व्यवस्था की गई। ठीक है ना, निजी कोष और क्या, टकसाल, यानी कि सिक्के वगैरह ढाले जाएंगे। आधुनिक न्यायालयों की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। साथ में जो लाला किशन राम को न्याय एवं राजस्व विभाग का मंत्री भी इनके द्वारा जो है नियुक्त किया गया था, याद रखें। फिर मजलिस सूरा नामक एक बुद्धिजीवी कुलीन वर्ग की स्थापना की गई, जहां पर बुद्धिजीवी लोग रहा करते थे। सीमा शुल्क कार्यालय की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। भोपाल में सिकंदरी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी इनके द्वारा की गई और भोपाल में डाक व्यवस्था का प्रारंभ भी इन्हीं के द्वारा किया गया। यही सब कारण है कि इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है भोपाल रियासत का। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास किए, मुख्यतः महिला और लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा पर ध्यान दिया इनके द्वारा। इनके शासनकाल में भोपाल रियासत में अभूतपूर्व प्रगति हुई, साथ ही आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण रियासत का सुदृढ़ीकरण हुआ। ठीक है, याद रखेंगे इनके काल को भोपाल रियासत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, याद रखेंगे। कभी प्रश्न पूछे तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। फिर आते हैं नवाब शाहजहां बेगम।
कौन थी नवाब शाहजहां बेगम? तो शाहजहां बेगम जो थी सिकंदरा बेगम की पुत्री और भोपाल रियासत की शासिका बनी। शासनकाल की बात करें तो 1844 से लेकर 1847 तक पहली बार शासन इन्होंने किया था। हालांकि कुछ खास नहीं, लेकिन बाद में 68 से लेकर 1901 तक इनका जो है संपूर्ण शासन चलता रहा था, जो दूसरी बार में था। ठीक है, पहली बार अल्प वयस्क थी, केवल 7 वर्ष की थी, इसलिए शासनकाल ज्यादा नहीं चला। लेकिन दूसरी बार में वयस्क होने के बाद इन्होंने भी सत्ता संभाली और बहुत अच्छे कार्य किए। पहला विवाह इनका बाकी मोहम्मद खान से हुआ था 1855 में, लेकिन बाद में उसकी भैया मृत्यु भी हो गई। दूसरा विवाह इनका हुआ था सैयद सिद्दीकी हसन से, जो कि पेशे से एक मौलवी थे। ठीक है, दूसरा विवाह इन्होंने मौलवी के साथ किया। सुधारकार की बात करें तो शाहजहां बेगम ने भू राजस्व सुधार किए तथा राज्य को 4 जिलों में विभक्त किया था। ठीक है, अच्छे से चलाने के लिए इनके द्वारा जो है राज्य परिषद का निर्माण कराया और उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार भी किया गया कि हर परिषद जो है किस प्रकार से कार्य करेगी, परिषद के सदस्य किस प्रकार से कार्य करेंगे। सिंह एक जो है कहोरी नामक विभाग बनवाया, जो भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ने पर अनाज वितरित करता। ठीक है ना, अगर मान लो भुखमरी जैसी स्थिति पैदा होती तो वहां पर क्या करना था, उसको भैया अनाज ले जाकर डालना था, लोगों को देना था। राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, कानून निर्माण करने के लिए तंजीमात ए शाहजहानी नामक विभाग की स्थापना करवाई। तंजीमात ए शाहजहान, ठीक है ना, जो कि कानून व्यवस्था बना सके। शाहजहानी घाट और शाहजहानी देखा जाए पुल का निर्माण करवाया इनके द्वारा। शाहजहानी सिक्का भी इनके द्वारा चलवाया गया और शाहजहानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी इनके द्वारा करवाई गई। ठीक है, इसके अतिरिक्त विक्टोरिया स्कूल एवं मदरसा ए विल किसिया की स्थापना भी इनके द्वारा करवाई गई। ठीक है, पुरुषों के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स और महिलाओं के लिए लैंसडाउन नाम से एक आधुनिक अस्पताल भी इनके द्वारा बनवाए गए। भोपाल रियासत का मानचित्र भी पहली बार इन्हीं के द्वारा तैयार करवाया गया था। गौहर इकबाल नामक उर्दू ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखा गया। भोपाल रियासत की प्रथम जो जनगणना इन्हीं के शासनकाल में करवाई गई। इनके शासनकाल के दौरान ही भोपाल में रेलवे लाइन का विकास हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख भोपाल इटारसी लाइन 1884 में जो प्रारंभ की गई थी, वो सबसे प्रमुख लाइन मानी गई है। ठीक है ना, तो सारे के सारे कार्य इन्हीं के समय पर हुए। इन्होंने शाहजहानाबाद नामक एक नवीन नगर का भी जो है निर्माण करवाया, उपनगर, जो शाहजहानाबाद इस समय भोपाल में ही स्थित है। ठीक है ना, इन्होंने भोपाल में लाल कोठी का निर्माण करवाया। लाल कोठी कौन सा? तो वर्तमान में जो राजभवन है, जो हमारे राज्यपाल निवास करते हैं, उस भवन का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था, याद रखेंगे, जिसका नाम रखा था लाल कोठी। ठीक है, लाल कोठी की बात करें तो ये महल भोपाल में पॉलिटिकल एजेंट के लिए बनवाया गया था। उस समय जो अंग्रेजों का जो पॉलिटिकल एजेंट होता था, जो रियासत में रहता था, उसके लिए उसका निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में राजभवन है, जहां पर अपने राज्यपाल रहते हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद जो है ताजुल मस्जिद, ठीक है ना, जिसको ताजुल मस्जिद कहते हैं, इसका निर्माण शाहजहां बेगम के ने जो है करवाया था। इस मस्जिद को मस्जिदों का ताज भी कहा जाता है, तो याद रखोगे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद भोपाल में जो है ताजुल मस्जिद, उसका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया। हालांकि निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था, निर्माण पूर्ण होते होते काफी समय लग गया था। ठीक है, तो ये पूरी कहानी उसकी समझ लो। इस मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू ने करवाया था, लेकिन कार्य शाहजहां बेगम के दौर में पूर्ण नहीं हो पाया, बल्कि इस मस्जिद का निर्माण कार्य देखा जाए तो आजादी के बाद 1971 में मौलाना शहीद हशमत अली और इमरान मोहम्मद खान के द्वारा प्रारंभ किया, जो कि 1985 में पूर्ण हो गया था। यानी कि 71 से लेके 85 में ये पूरी की पूरी मस्जिद बनकर तैयार हुई है आजादी के बाद। हाँ, लेकिन शुरुआत इनके द्वारा कर दी गई थी, याद रखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद आते हैं कै खुसरो जहां बेगम, जिनका नाम था सुल्तान जहां बेगम। ठीक है ना, जिन्होंने शासन किया 1901 से लेकर 1926 तक, जिन्होंने अपना जो है शासन कार्य किया था, इनको कै खुसरो जहां बेगम या सुल्तान जहां बेगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इनकी बात करते हैं हम। परिचय, शाहजहां बेगम की पुत्री और भोपाल रियासत की शासिका बनी। नाम क्या थे? कै खुसरो जहां बेगम था। इनको सरकार अम्मा के नाम से भी जाना जाता है, इनको सरकार अम्मा भी कहते थे। विशेषता, इनके समय से ही भोपाल रियासत में आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ था, यह माना जाता है। कि अभी प्रश्न करे तो पता चलना चाहिए। क्या क्या सुधार कार्य किए? तो दफ्तर नजीर नामक लेखा जोखा विभाग की स्थापना की, जिसमें पूरा का पूरा लेखा जोखा रखा जाता था। सैनिकों हेतु सैन्य वर्दी, जिसको सुख वर्दी कहा जाता था, उसको अनिवार्य कर दिया कि प्रत्येक सैनिक वर्दी पहनकर चलेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यूनानी चिकित्सालय की स्थापना इनके द्वारा करवाई गई, कै खुसरो बेगम के द्वारा। राज्य को 3 भागों में विभक्त किया गया, निजामत जुनून, निजामत मशरिक और निजामत मगरिब के नाम से। प्रत्येक निजामत तहसीलों से मिलकर बनी थी, एवं प्रत्येक निजामत में एक देखा जाए तो राजस्व अधिकारी या जिसको तहसीलदार बोलते हैं वो हुआ करता था। ठीक है ना,
भूमि के लेखा जोखा एवं कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए 1910 में एक कार्यालय की स्थापना भी इनके द्वारा करवाई गई थी। सुल्तान जहां बेगम शिक्षा की संरक्षिका थी। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर भी थी, याद रखोगे, ठीक है ना। तो पहली मुस्लिम चांसलर थी, पहली मुस्लिम महिला चांसलर जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की थी। इन्होंने सुल्तानिया देखा जाए बालिका विद्यालय, ठीक है, और अलेक्जेंडेरिया नाम जो है नोबल स्कूल जो बनवाया था, ठीक है ना। तो सुल्तानिया हॉस्पिटल, सुल्तानिया अस्पताल अभी भी है, उसका निर्माण करवाया, और अलेक्जेंडेरिया नोबल स्कूल बनवाया था, जिसको अब हमीदिया हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। उसकी स्थापना भी इन्हीं के द्वारा करवाई गई। हमीदिया पुस्तकालय का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। लाइब्रेरी वर्तमान में भी है। शैक्षणिक विकास के कारण इनके समय को भोपाल का बगदाद उल हिंद भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इनका महल शौकत महल के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में नगर निगम के अंडर में है, नगर निगम कार्यालय जहां पर स्थित है, ठीक है। इन्होंने एक नया महल नूर उस सबा भी बनवाया था। नूर उस सबा वर्तमान में देखोगे तो भैया हेरिटेज होटल जो है नूर उस सबा, जिसको बोलते हैं नूर ए सबा बोलते हैं आजकल, नूर ए सबा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, वो होटल भी इन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है ना, जो कि इनके परिवार के द्वारा वर्तमान में भी चलाई जाती है। औद्योगिक विकास भोपाल में आटा चक्की मिल और सूती कपड़ा मिल की स्थापना भी इनके द्वारा करवाई गई, और इछावर में शक्कर कारखाना भी इनके द्वारा जो है लगवाया गया था। प्रमुख घटनाक्रम की बात करें तो इनके शासनकाल 1904 में मक्का की यात्रा की इन्होंने। 1909 में वायसराय मिंटो का भोपाल आगमन हुआ था, जब मिंटो हॉल तैयार करवाया। 1911 के दिल्ली दरबार में भागीदारी इन्होंने निभाई, और 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है इनके शासनकाल में भोपाल आए थे, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं नवाब हमीदुल्ला खान। कौन थे? तो बेगम सुल्तान जहां के जो पुत्र थे और उत्तराधिकारी बने, और पोलो के अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी थे ये, ठीक है ना। शासनकाल 1926 से लेके 1949 तक जो है शासन रहे। बेगम ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया, और 1926 में इनके पक्ष में गद्दी त्याग दी, सत्ता त्याग दी थी, ठीक है। सुल्तान जहां बेगम ने इन्हें इफ्तिखार उल मुल्क उपाधि देकर जो है नवाजा था, जिसका अर्थ है देश का गौरव के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। ये चैम्बर ऑफ प्रिंस की स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। मिंटो हॉल में हमीदिया आर्ट एंड कॉमर्स इंटर कॉलेज की स्थापना भी इनके द्वारा करवाई गई, ठीक है ना। इनके समय में राज्य प्रजामंडल बना था, जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उपबंध से भोपाल में सांप्रदायिक भावना का जब उदय हुआ, क्योंकि भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने स्वतंत्र रहने का निर्णय किया। जब 1935 का अधिनियम पारित हुआ था, तो इन्होंने बता दिया था कि हम किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे भैया, खुद को स्वतंत्र रखेंगे, ठीक है। लेकिन रखेंगे स्वतंत्र कैसा? तो वही बात थी कि भाई इस्लाम के अंतर्गत ही हम जो है अपने देश को चलाएंगे, भोपाल शहर को चलाएंगे, भोपाल क्षेत्र को चलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन चूंकि भाई नवाब तो मुस्लिम थे, कानून भी मुस्लिम कानून लागू कर रहे थे, जबकि जब सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो हिंदू संख्या थी। इस क्रम में भोपाल के विलय को लेकर आंदोलन शुरू हो गया था कि नहीं भाई, भोपाल जब स्वतंत्रता मिलेगी तो भोपाल हिंदुस्तान का ही भाग रहेगा, ठीक है ना। ये सब चीजों को लेकर क्या हुआ था भाई, आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो 1947 में हिंदुओं के द्वारा सम्मेलन करने की घोषणा कर दी गई। सम्मेलन पर नवाब ने प्रतिबंध लगाया और 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से याद रखना भगवान दास राठी ऐसे थे 6 में से जिनकी जेल में मृत्यु हो गई। अब जब जेल में इनकी मृत्यु हुई तो भाई फिर से वही आक्रोश भड़क उठा, ठीक है ना। तो जनता में जब आक्रोश उठा तो 1938 में राज्य प्रजामंडल का गठन करवाया गया था, जिसने शाकिर अली खान अध्यक्ष थे, और चतुर नारायण मालवीय जो थे उस मंडल के क्या बने थे, सचिव नियुक्त किए गए थे, याद रखेंगे, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में हुआ। मंडल का उद्देश्य क्या था? तो रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, यानी कि एक अच्छी सरकार बने, अब नवाबी दौर खत्म किया जाए, ठीक है ना। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भी संघर्ष जारी रखा था। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद भी ये मंडल काम करता रहा कि नवाब को एक निर्णय लेना होगा और भारत संघ में शामिल होना ही होगा। लेकिन इस आंदोलन को गति देने के लिए भाई रत्न कुमार व उसके सहयोगियों ने नई राह भोपाल नामक क्या है कि अखबार भी निकाला था, ठीक है। तो एक अखबार निकाला था, इसका नाम क्या 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 रखा गया था? नई राह, ठीक है, जो कि भोपाल में ही संपादित किया जाता था। तो प्रजामंडल ने रायसेन जिले के जो है बरेली ग्राम में विलय आंदोलन भी चालू किया था, याद रखोगे, जिसे सरकार ने पुलिस बल एवं लाठी चार्ज के द्वारा आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। फलतः आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया, और फिर सरदार पटेल ने बीबी मेनन को भाई काबू करने के लिए, जो स्थिति बनी थी उसको काबू करने के लिए भी आगे चल के भेजा। और मेनन ने क्या किया? भोपाल के नवाब पर दबाव बनाया, ठीक है ना। और आखिरकार फाइनल हुआ ये कि सारी की सारी भोपाल रियासत को भारत के विलय मसौदे पर साइन करना पड़ा, और पूरी की पूरी रियासत भोपाल जो रियासत थी वो कहाँ पर शामिल हो गई? अब भारत संघ में शामिल हो गई थी। कब हुई थी? 1 जून 1949 को हुई थी, ठीक है ना। प्रकार से क्या हुआ, फिर भोपाल संघ शामिल हो गया था। हमीदुल्लाह खान की बात करें, उनकी 2 पुत्री थी। बड़ी पुत्री का नाम था बेगम आबिदा सुल्तान, जो भारत विभाजन के समय पर पाकिस्तान चली गई, ठीक है ना।
और जो उनकी दूसरी पुत्री थी, उनकी जो छोटी पुत्री साजिदा सुल्तान जो थी, उन्होंने फिर क्या किया कि भोपाल की नई शासिका बनी, जो कि 1961 से लेकर 1995 तक भोपाल की शासिका रही। हालांकि देखा जाए तो भोपाल रियासत शामिल हो चुकी थी भारत संघ में, लेकिन इसके बाद भी नवाबी दौर अभी भी चल रहा था 1995 तक जो शासिका रही। ठीक है ना। जो बेगम साजिदा थी उनका भैया उन्हीं का विवाह हुआ था पटौदी, यानी कि जो हरियाणा के जो शासक थे पटौदी जो हुआ करते थे, पटौदी खानदान के लड़के से हुआ था, जिसका नाम था नवाब इफ्तिखार अली खान। ठीक है ना। इसलिए नवाब पटौदी को भोपाल का नवाब भी कहा जाने लगा, इसलिए पटौदी संघ यहाँ पर आ गया। ठीक है। फिर इसका पुत्र हुआ मंसूर अली पटौदी। और ये जो थे मंसूर अली खान जो पटौदी थे, यही कौन थे, इनका पुत्र थे सैफ अली खान, जो वर्तमान में सैफ अली खान है। ठीक है ना। ये सैफ अली खान के पिता थे मंसूर अली खान पटौदी। याद रखना, ये जो दोनों थे मंसूर अली पटौदी और इनके पिता इख्तियार अली खान पटौदी जो थे, ये दोनों के दोनों क्रिकेटर थे और ये इंटरनेशनल लेवल के मैच भी खेल चुके थे। ठीक है। चलिए, तो ये इस प्रकार भोपाल रियासत समाप्त हुई। अगर वर्तमान में भोपाल रियासत की अगर हम बात करें तो कौन बचा है, तो अभी तो भाई देखा जाए तो सैफ अली खान, फिर उसके बाद उनका जो पुत्र है वो रहेगा। ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि भारत संघ में शामिल हो गया, इसलिए सब समाप्त हो चुकी हैं कहानियां। स्थापत की बात करें तो भोपाल रियासत में प्रमुख स्थापत की बात करें तो देखो, दोस्त मोहम्मद खान के समय पर शुरू हुई भोपाल में देखा जाए तो बेगमों द्वारा चला और बेगमों के शासनकाल में स्वर्णिम काल हुआ। इनमें के प्रमुख उदाहरण देखोगे तो क्या क्या हुआ, तो देखो फतेहगढ़ का किला बना था दोस्त मोहम्मद खान के समय। ढाई सीढ़ी की मस्जिद जो कि भोपाल की प्रथम मस्जिद थी, उसको भी किसके द्वारा बनाया गया था, दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा। फिर जामा मस्जिद कुदसिया बेगम के द्वारा, गौर महल कुदसिया बेगम ने बनाया, मोती मस्जिद सिकंदर जहां बेगम, मोती महल सिकंदर जहां बेगम, शौकत महल की बात करें तो ये भी सिकंदर जहां बेगम। ठीक है ना। नूरबाग मस्जिद की बात करें तो जहांगीर मोहम्मद के द्वारा, और जहांगीराबाद की बात करें तो जहांगीर मोहम्मद के द्वारा स्थापित किया गया। सब चीज हम देख चुके हैं। ठीक है ना। ताजुल मस्जिद जो कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, शाहजहां बेगम ने इसका कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका कार्य पूर्ण हुआ। लाल कोठी की बात करें, शाहजहां बेगम के द्वारा बनवाया गया था लाल कोठी। वर्तमान में क्या है, तो देखा जाए राजभवन के रूप में स्थित है, जहां पर हमारे जो हैं कौन रहते हैं, तो हमारे जो भी सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं राजभवन में, ठीक है ना, राज्यपाल, वो आज यहीं रहते हैं। ठीक है। शाहजहानी पुल शाहजहां बेगम के द्वारा बनवाया गया। भोपाल का ताजमहल शाहजहां बेगम के द्वारा बनवाया गया, इसको भी मैं पढ़ चुका हूँ भोपाल के ताजमहल को। ठीक है। इसके अलावा सोफिया कॉलेज, कैसर सुल्तानी महल जिसको हम बोलते हैं, सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया। अहमदाबाद महल सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया। और नूर सभा महल भी देखा जाए जो कि वर्तमान में हेरिटेज होटल के रूप में स्थित है, वो भी सुल्तान जहां बेगम के द्वारा बनवाया गया। किंग एडवर्ड म्यूजियम भी सुल्तान जहां बेगम के द्वारा निर्मित करवाया गया था। ठीक है ना। चलिए, भोपाल रियासत के साहित्यों की बात करें, भोपाल रियासत में साहित्यों की बात करें तो देखो, प्रमुख रूप से उर्दू के साहित्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनमें आप देखोगे दीवान ए इल्हा। ठीक है ना। जहांगीर मोहम्मद की कविता संग्रह है ये, जहांगीर मोहम्मद के द्वारा बनवाई गई। दीवान ए इल्हा, ताज उल कमाल, दीवान ए सिरनी जो कि सिद्दीक उल बयान है। ठीक है। फिर शाहजहां बेगम के द्वारा ताज उल इकबाल, गौहर इकबाल का जो है बनाया गया। सुल्तान बेगम ने लिखा था हयात बाकी, और हयात कुर्सी जो है नामक ग्रंथ की रचना की गई थी उर्दू में। ठीक है ना। भोपाल रियासत संबंधित अन्य प्रमुख तथ्यों की बात करें, वकील ए रियासत भोपाल रियासत में एक जन कल्याण विभाग था। ठीक है। निम्न व्यक्तियों ने 1857 क्रांति में भोपाल रियासत से भागीदारी की थी, तो भैया कौन कौन थे, देखो आदिल मोहम्मद खान, फाजिल। हालांकि पूरी पूरी रियासत अंग्रेजों के समक्ष थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, वो कौन थे, आदिल मोहम्मद खान, ठीक है ना, फाजिल मोहम्मद खान, मानत खान, हामिद खान, महावीर एवं वली शाह, सुजात खां, जिसमें फौलाद खां गौंड जनजाति संबंधित थे और कूटनीतिज्ञ भी थे। ठीक है ना। आगे चल के जो है प्रधानमंत्री के रूप में भी नियुक्त हुए थे। परवीन बाजार की बात करें तो कभी पूछ ले आपसे, तो भोपाल परवीन बाजार, इसको बाद में फिर परी बाजार का नाम दिया गया था। ठीक है ना, परी बाजार। बात करें शाहजहां बेगम ने बनवाया था, कैसा था, तो ये महिलाओं के लिए निर्मित करवाया गया था। इसमें केवल महिलाओं को जाने की परमिशन दी जाती थी। इसमें मखमल और चिकने कपड़ों का बाजार था ये, जहाँ केवल और केवल महिलाओं को जाने की परमिशन थी, याद रखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक थी दोस्तों हमारी क्या, मध्य प्रदेश की भोपाल और अंतिम रियासत जो प्रमुख रियासतों में थी। इसके बाद हमारे जो है टॉपिक कौन से आएंगे, तो अब आएंगे जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का क्या क्या योगदान रहा। ठीक है ना। कौन कौन से विद्रोह हुए, 1857 के विद्रोह में क्या भूमिका रही, ये सभी चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।